तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है इनकम टैक्स का डिस्कशन। ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया था पिछली क्लास में इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स सरकार कैसे लगाती है, सरकार को इनकम टैक्स लगाने का पावर कहां से मिलता है, और सरकार इनकम टैक्स का कितना कलेक्शन करती है। ठीक है, और फिर पूरा लॉ बनाने का एक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक है, डोंट वरी। थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ी आवाज बदली हुई लगेगी, थोड़ा सा मैं आज स्लो भी बोल सकता हूं। ठीक है, थोड़ा सा स्लो बोल सकता हूं आज के लेक्चर में, बस आज थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है, हाँ। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स के दिल को। दिल, किसी भी इंसान के शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका दिल होता है। उसके दिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता है। अगर दिल नहीं होगा तो इंसान जी नहीं सकता है। तो किसी भी टैक्सेशन के कानून में सबसे इंपॉर्टेंट उसका दिल होता है। दिल मतलब क्या, टैक्सेशन के दिल को बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। क्या बोला जाता है, चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है टैक्सेशन के दिल को। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय चार्जिंग सेक्शन, पहले हम लोग आज वो समझेंगे। ठीक है, देखो, किसी भी किस्म के टैक्स को या ड्यूटी को लगाने के लिए सरकार को कोई रीजन बताना पड़ेगा कि भाई अगर ये काम आप करोगे तो आप पे ये टैक्स या ड्यूटी लग जाएगी। सरकार को कोई इवेंट बताना पड़ेगा, अगर आप ये इवेंट करोगे तो आप पे टैक्स या ड्यूटी लग जाएगी। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, लिखना नहीं है आपको, जो लिखना होगा मैं जरूर बताऊंगा बेटा। ठीक है, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, आप लोग सुबह सुबह रोज पढ़ते हो जीएसटी, बताइए जीएसटी सरकार क्यों लगाती है। ऐसा मैं क्या कर रहा हूं कि सरकार मुझ पे जीएसटी लगा दे रही है भाई। मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझ पे सरकार जीएसटी लगाएगी, मुझे करना पड़ेगा सप्लाई। सही बात है। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब या तो मुझे सेल करना पड़ेगा, या तो मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं तो गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है, या मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है। तो जीएसटी लगाने के इवेंट्स क्या है, जीएसटी लगाने के इवेंट्स है या तो सामान बेचो, या तो सर्विस दो, या तो मैन्युफैक्चर करो। ये तीनों में से कोई भी एक काम करो तो जीएसटी लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं। उसी तरीके से मुझे बताओ, सरकार जो टोल टैक्स लगाती है, टोल टैक्स वो क्यों लगाती है, बताइए। टोल टैक्स क्यों लगाती है सरकार, सरकार आप पे टोल टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि आप अपनी कार को लेकर कहां जाते हो, टोल के आगे। ठीक है, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, बाइक पे तो चलो टोल नहीं लगता है, गाड़ियों पे लगता है, ट्रक पे लगता है, इन सब चीजों पे, हैवी व्हीकल्स पे लगता है। आप टोल लेकर जा रहे हो हाईवे पर, आप गाड़ी लेकर जा रहे हो हाईवे पर, हाईवे पे बहुत सारे टोल्स होते हो। हर दस 15 20 25 50 किलोमीटर के बाद एक टोल मिलेगा। हाईवे के मेंटेनेंस के लिए होता है वो, ताकि हाईवे मेंटेन रहे, सपाट रहे, साफ सुथरा रहे, एकदम अच्छे से गड्ढे ना हो, उसके ऊपर आप आसानी से गाड़ियां चला सको। उसके लिए सरकार आपसे टोल लेती है। ठीक है, तो टोल आप घर पे बैठे, तो आपको घर पे बैठे बैठे तो सरकार टोल नहीं लेने वाली है ना आपसे। आप कुछ करोगे तो टोल लेगी ना। वो कुछ करने को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, कोई इवेंट कर रहे हो आप, वो इवेंट करोगे तो आप पे टोल लगेगा। उसी तरीके से आप पे सरकार कस्टम ड्यूटी कब लेती है, कस्टम ड्यूटी, मैं ऐसा क्या काम करूं कि सरकार मुझ पे क्या लगा दे, कस्टम ड्यूटी लगा दे। मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मैं कुछ इंपोर्ट करूंगा तो मुझे कस्टम ड्यूटी लगेगी। जैसे आपने कोई आईफोन इंपोर्ट किया बाहर से तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है 22% की। आपने कोई इंपोर्टेड कार इंपोर्ट किया, जैसे कोई लैम्बोर्गिनी इंपोर्ट कर दी, कोई फरारी इंपोर्ट कर दी, तो उस पर 100% की कस्टम ड्यूटी लगती है। तो इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी ना। घर पर बैठे हो, आराम से अपने सोफे पर बैठे हो, लंबे पैर करके टीवी देख रहे हो, मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी लगने वाली है। इंपोर्ट लगाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो काम को क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा कि आप कोई इवेंट करो तो हम आप पे इंपोर्ट लगाएंगे। उसी तरीके से मुद्दे पे आते हैं कि इनकम टैक्स लगाने के लिए भी तो कोई काम करना पड़ेगा ना जीवन में। बिना कोई काम करे तो गवर्नमेंट आप पे इनकम टैक्स नहीं लगा देगी। ठीक है, बिना कोई काम करे गवर्नमेंट आप पे इनकम टैक्स तो नहीं लगाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम अर्न करना होगा। राइट। अब मुझे बताओ, देखो गौर से देखना बोर्ड पर सभी लोग। ठीक है,
ये सारे टैक्सेस लगाने के लिए ये सारे काम करना जरूरी है। ठीक है, मैं थोड़ा अलग कलर करता हूं, थोड़ा सा अलग कलर। ये टैक्सेस लगाने के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ये काम करोगे तो ये वाले टैक्स लगेंगे। तो मुझे बताओ, ये काम करोगे तो ये टैक्स लगेंगे, क्या ये कानून में लिखा होना चाहिए कि नहीं लिखा होना चाहिए? ये बताइए। कि ये अजम्पशन है अपना, अपने अजम्पशन से चलो भाई, जो जो सोचना है सोचो। बिल्कुल नहीं, ये चीज कानून में लिखी होनी चाहिए। ये कानून को बताना पड़ेगा कि कोई बंदे पे टैक्स क्यों लगेगा, ऐसा वो क्या करेगा तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाने का सोच सकती है। उसी सेक्शन को क्या बोला जाता है सरकार की भाषा में, अंग्रेजी में? उसको बोला जाता है बेटा, सब लोग बोलो फटाक से, चार्जिंग सेक्शन। क्या बोला जाता है? चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है। आप जीएसटी भी पढ़ोगे, देखो उसके अंदर भी चार्जिंग सेक्शन आएगा। आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, उसमें भी चार्जिंग सेक्शन आएगा। आप कस्टम्स पढ़ोगे सीए फाइनल में या अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, उसमें भी चार्जिंग सेक्शन आएगा। आप टोल वोल लगाने के कानून पढ़ोगे, उसमें भी चार्जिंग सेक्शन आएगा। चार्जिंग सेक्शन एक टैक्सेशन लॉ का दिल होता है, दिल, जो आपको यह बताता है कि ऐसा क्या आपको काम करना होगा जिससे आपके ऊपर सरकार टैक्स लगाना शुरू कर दे। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट, ऐसा मुझे क्या काम करना होगा जो सरकार मुझ पर स्टैंप ड्यूटी लगा देगी? बताओ बताओ बताओ, स्टैंप ड्यूटी कब लगाएगी? कल बताया था मैंने आप लोगों को, बताओ स्टैंप ड्यूटी कब लगा देगी सरकार? प्रॉपर्टी खरीदना होगा, करेक्ट? तो प्रॉपर्टी खरीदोगे, घर खरीदोगे, ऑफिस खरीदोगे, लैंड खरीदोगे, जमीन खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, तो स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। तो हर एक टैक्स गवर्नमेंट आपको बताएगी कि क्यों लगता है, उसी को बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। अब इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है सर? सेक्शन 4 के अंदर इनकम टैक्स के चार्जिंग सेक्शन के बारे में बोला गया है। चार्जिंग सेक्शन मतलब एक कानून का दिल। ठीक है, इसमें जो लिखा गया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बड़ा ही गंदा दिल बनाया हो मैंने, ठीक है, माफ कर देना मुझे। अब क्या लिखा है सर यहां पर? ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स लग जाए हम पर? तो चलो बोर्ड पे देखो, आज का पूरा लेक्चर हम लोग यही काम करने वाले, चार्जिंग सेक्शन को पहले आज समझेंगे। क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा कि भाई इनकम टैक्स क्यों लगता है, तो तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इनकम टैक्स को कैसे निकालना है, क्या करना है, कुछ नहीं समझ पाएंगे आगे। क्यों लगता है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो बोर्ड पे देखिए, चार्जिंग सेक्शन बोलता है टोटल इनकम अर्न्ड बाय एन असेसी। कुछ टेक्निकल शब्द आएंगे यहां पर, सबका मतलब समझाऊंगा बेटा। शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। एक सेकंड, इसको ठीक से लिखता हूं, बड़ी बड़ी गंदी हैंडराइटिंग है, थोड़े अच्छे से लिखता हूं, आपको कॉपी भी करना है। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ previous year shall be charged to tax in the next assessment year। सब लोग अपनी किताब खोलो और सबसे पहले ये लिख लो, ठीक है? 2 मिनट का समय दे रहा हूं, हेडिंग दे दो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और उसके नीचे लिख लो चार्जिंग सेक्शन, और ये 2 लाइन लिख लो, ठीक है? फिर बात करेंगे। लिखकर हो जाए तो प्लीज बता दो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आज बड़ी दुविधा में हूं मैं। लिख लिया? नहीं नहीं आर्यन, अब अपना आज काम क्या है मैं आपको बताता हूं। आज का काम,
सबसे पहले अपने को ये पूरे 3 लाइनों का मतलब समझना है, बहुत आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। सर इन सब का मतलब समझाओ हमको, मैं एक एक करके सबका मतलब समझाऊंगा, ठीक है। सर प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है ये समझेंगे पहले। सर असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है ये समझेंगे उसके बाद में। सर पर्सन का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे उसके बाद में। ये 3 शब्दों का मतलब हमको समझना है एक एक करके, ओके, बहुत आराम से सुनना। एक बार फिर से रीड कर लेता हूं। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ प्रीवियस ईयर शैल बी चार्ज टू टैक्स इन दी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे पहले इन 2 शब्दों का, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। देखो ये जो 2 शब्द है ना, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, पूरे इनकम टैक्स में फैले हुए शब्द है ये। हर जगह आपको ये काम आएंगे, हर जगह आपको ये काम आएंगे, हर जगह कुछ ना कुछ कारण से ये आपके पीछे पड़ते रहेंगे। तो इन दोनों शब्दों का मतलब आज अपने खून में डाल दो, खून के अंदर इसको बसा दो, क्योंकि इसके बगैर इनकम टैक्स तो चल ही नहीं पाएगा भाई, इसके बगैर इनकम टैक्स तो समझ ही नहीं आ पाएगा। जब तक ये 2 शब्दों का मतलब नहीं समझोगे तब तक इनकम टैक्स के बारे में भूल जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इन 2 शब्दों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करवाता हूं, इसकी मीनिंग लिखवाता हूं, इस पे एग्जांपल लिखवाता हूं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ने के बारे में सोच भी सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं कि भैया प्रीवियस ईयर क्या होता है, कि भैया असेसमेंट ईयर क्या होता है, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। कल मैंने आप सबको बताया था कि हमारे लिए लेटेस्ट बजट कौन सा था, हमारा सबसे लेटेस्ट बजट कौन सा था बेटा, फाइनेंस, बोलिए, फाइनेंस बिल 2023। बिल आने के बाद क्या होता है उसके 2 महीने बाद, बताइए, फाइनेंस एक्ट आता है। फाइनेंस एक्ट, तो बिल क्या होता है, बिल होता है कच्चा, मानते हो ना, बिल कच्ची चीज है, कच्चा है कि नहीं बिल। और एक्ट क्या चीज है बताइए, एक्ट है पक्का चीज, ठीक है, पक्का पक्का चीज है ये, मतलब अब ये चीज क्या हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, ठीक है। तो बिल तो एक कच्ची चीज है, प्रपोजल है, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक्ट एक पक्की चीज है, फाइनल हो चुका है। फाइनल हो चुका है मतलब अब देश के हर एक सिटीजन को उसे फॉलो करना है, कानून का पार्ट बन चुका है ये। अब एक और चीज पूछना चाहता हूं, ये जो फाइनेंस एक्ट आया ये कौन से साल के लिए एप्लीकेबल है बताइए। जो बजट आता है वो क्या बीते हुए साल के लिए होता है या आने वाले साल के लिए होता है, वो हमेशा कौन से साल के लिए एप्लीकेबल होगा, फाइनेंशियल ईयर, बताइए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बजट है ये, करेक्ट। ये सबको पता है, ये हमने कल डिस्कशन किया था, बस इसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं आज के लेक्चर में, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि भाई प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, उसके बगैर इनकम टैक्स भूल जाओ कि हम समझ पाएंगे, ठीक है। इंडिया में हम लोग कौन सा ईयर फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर। दुनिया के कुछ कुछ जगहों पर फाइनेंशियल ईयर नहीं फॉलो किया जाता है, कुछ कुछ जगहों पर कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाता है। सर इंडिया में हम लोग फाइनेंशियल ईयर क्यों फॉलो करते हैं, कब से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2023 से। फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से शुरू होगा और खत्म कब होगा, मार्च में खत्म हो जाएगा। यही फॉलो किए जा रहे हैं हम लोग, कब से, आजादी से, आजादी से वही फॉलो किए जा रहे हैं। सर क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर को अडॉप्ट कर लिया, कहां से, अंग्रेजों से। अंग्रेज भी यही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। आप आज भी जाओ यूके में, लंदन जाओ, आप इंग्लैंड जाओ, आप देखो जाकर ब्रिटिशर्स लोग क्या फॉलो करते हैं। ब्रिटिशर्स लोग फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च, तो हमने उसको बदलने के बारे में सोचा भी नहीं, हम उसी को लेके चल रहे हैं पिछले 70 सालों से, ठीक है। अभी सरकार बोल रही है कि हमको फाइनेंशियल ईयर बदल के कैलेंडर ईयर के साथ मैच करना है, ऐसा बोल रही है, बात चल रही है, ऐसा कोई फाइनल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात नहीं आई है, कोई फाइनल प्रपोजल नहीं आया, लेकिन ऐसा सुझाव दिया था गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने कि हम इसको कैलेंडर ईयर बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज कैलेंडर ईयर भी फॉलो करती है, बहुत सारी कंट्रीज, और कुछ कंट्रीज फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से भी चालू करती है। तो हमारा अप्रैल से फॉलो करने का एक ही कारण है कि भाई 200 साल जो अंग्रेजों ने हम पे राज किया है, बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, हमने उसको चेंज भी नहीं किया इतने सालों से। हम अकाउंट्स में भी वही फॉलो करते, अकाउंट्स में भी वही फॉलो करते हो ना आप, बताइए, अकाउंट्स में
वही फॉलो करते हो। अरे अकाउंट्स में क्या कैलेंडर ईयर फॉलो करते हो आप, कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हो? फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करते हो आपका, ठीक है, अप्रैल से मार्च वाला। टैक्स में भी वही फॉलो करते हैं हम, जीएसटी में भी वही फॉलो करते हैं, पता है आपको? जीएसटी में भी हमारा वही फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से मार्च वाला। तो ये हो गया कारण कि हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि आज भी यूके में यही फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। तो इंडिया में भी हम वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चेंज कर सकते हैं, करना चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो चेंज कर सकती है। अब सुनो, जो भी काम करना है, जो भी काम करना है वो हमको फॉलो करना है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अब सुनो जरा, अब हमको जो भी कैलकुलेशन करना है वो सब इसी साल के हिसाब से करना है। अब जो भी काम, पूरा सिलेबस हमारा 23-24 के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बहुत बारीकी से सुनना। फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, बहुत बारीकी से सुनना। इस पूरे साल में हम क्या करेंगे? एज ए टैक्स पेयर, मैं हूं एक मिस्टर ए टैक्स पेयर, इस पूरे साल में मैं क्या करूंगा बताओ? एक इंसान क्या करता है पूरे साल? अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए इंसान इनकम कमाएगा, ठीक है, इनकम अर्न करेगा। अच्छा, इनकम अर्न करने के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं सर। या तो सैलरी से कमाऊंगा, या तो बिजनेस से कमाऊंगा, या तो रेंट से कमाऊंगा, अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट से कमाऊंगा, यस। या बहुत ही बड़ा निठल्ला इंसान हूं, बड़ा निठल्ला है, तो लॉटरी से भी कमा सकता है, यस। कि पूरे साल कुछ नहीं किया, एक लॉटरी खरीदा और लग गई लॉटरी 1 करोड़ रुपए की, बल्ले बल्ले हो गई उसकी। ब्रोकरेज कमा सकते हो, कमीशन कमा सकते हो, बहुत कुछ कमा सकते हो पूरे साल में। अब मुझे आप लोग एक कॉमन सेंस से आंसर करना, जब तक साल खत्म नहीं होता है 31 मार्च 2024, जब तक साल खत्म नहीं होता है, साल कब खत्म होगा हमारा? 31 मार्च 2024 को। जब तक हमारा साल खत्म नहीं होता है, क्या मैं टैक्स निकाल पाऊंगा मेरा? क्या मेरा टैक्स निकाल पाऊंगा? क्या मुझे पता चल पाएगा मेरा कितना टैक्स है? नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि जब तक साल खत्म नहीं होता है, आज कौन सा महीना चल रहा है? आज चल रहा है अभी अगस्त। आज मुझे क्या पता 31 मार्च तक मैं कितना कमाने वाला हूं इस फाइनेंशियल ईयर में? मुझे थोड़ी पता, मुझे थोड़ी सपना आएगा, मैं थोड़ी भगवान हूं जो मुझे पता चल जाएगा भविष्य के बारे में। तो मुझे नहीं पता कि 31 मार्च 2024 तक मैं कितना कमाने वाला हूं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। देयरफॉर गवर्नमेंट बोलती है हम आपसे टैक्स मांग भी नहीं रहे आज, ठीक है। हाँ, अब आर्यन शुक्ला कह रहे हैं अच्छा सवाल है, जॉब की इनकम तो फिक्स है। अब मैं बाकी लोगों से पूछता हूं, क्या जॉब की इनकम फिक्स है 31 मार्च तक? बताइए, बाकी लोग बोलिए। चलिए, आर्यन शुक्ला का डाउट है, शायद किसी और को भी आ जाए बीच में। अगर ऐसा कोई डाउट आएगा तो मैं जरूर उठाऊंगा, तो मुझे लगता है कि किसी और के दिमाग में भी, क्या ये जॉब की इनकम फिक्स होती है? हाँ, क्या गारंटी है कि 31 मार्च तक आर्यन शुक्ला को उतनी ही सैलरी मिलेगी? क्या गारंटी है कि 31 मार्च तक आर्यन शुक्ला वहीं पर नौकरी करेंगे? क्या गारंटी है कि आर्यन शुक्ला जी 31 मार्च तक कोई और इनकम नहीं कमाएंगे? बताइए, कोई और भी तो इनकम कमा सकते हैं ना वो। कि जॉब करने वाला के सिर्फ सैलरी ही कमाता है, कोई और सोर्स नहीं होती है उसकी इनकम की? हो सकता है आर्यन शुक्ला जी की कोई प्रॉपर्टी हो, वहां से रेंटल कमाते हैं, बैंक है वहां से इंटरेस्ट आता है, स्टॉक मार्केट है वहां से शेयर से कमाते हैं। तो बेटा ये बोलना गलत है। कोई भी केस में आपको पता चल ही नहीं सकता है 31 मार्च तक। आपको आपके इनकम के बारे में 31 मार्च के बाद ही पता चलेगा। मतलब कौन से ईयर में पता चलेगा बोलो बेटा? नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर हमारा कौन सा है बोलिए? 2024-2025, ठीक है। तो इनकम अर्न कब करोगे? बोर्ड पे देखो, अर्न 23-24 में करोगे। और उसका टैक्स कब कंप्यूट करोगे बताओ? टैक्स नेक्स्ट ईयर में कंप्यूट करोगे, यहां पर कंप्यूट करोगे टैक्स। बहुत आराम से सुनना। और इनकम अर्न कब करोगे? इनकम अर्न या करोगे, उसका टैक्स कब कंप्यूट करोगे? टैक्स अगले साल में करोगे। बीच में एक दीवार खड़ी कर देता हूं, ठीक है। तो जिस साल में, सुन लो, जिस साल में आप टैक्स कंप्यूट करते हो, क्या करते हो? टैक्स कंप्यूट करते हो, उस साल को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्यों बोला जाता है? असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन, कोई चीज का कैलकुलेशन करना होता है,
तो उसको बोला जाता है असेसमेंट। तो टैक्स कैलकुलेट कब कर रहे हो आप? कैलकुलेट 24-25 में कर रहे हो। जिस साल में कैलकुलेट करोगे, जिस साल में कैलकुलेट करोगे, उस साल को क्या बोलोगे? असेसमेंट ईयर बोलोगे। क्या बोलोगे? असेसमेंट ईयर। और ये कैलकुलेट किस साल के लिए कर रहे हो? बताओ, जल्दी बताइए, कौन से साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो? मेरे शब्दों को बराबर से सुनना। कौन से साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो? पिछले साल के लिए। पिछले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, अंग्रेजी में पिछले को क्या बोलते हैं? पिछले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रीवियस बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा साल? बोलिए, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, सुन लो बारीकी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सब लिखवाऊंगा आपको अभी पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब मेरा आपसे सवाल है, जिस साल में टैक्स कंप्यूट करोगे, टैक्स निकालोगे, उस साल को क्या बोलोगे? असेसमेंट ईयर। शॉर्टकट भी लिख सकते हो AY PY। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं इतना टाइप करने की। ठीक है, आगे से हम लोग AY PY बोलेंगे तो चलता है। ठीक है, जिस साल में टैक्स कंप्यूट करोगे उसको क्या बोलोगे? AY। अच्छा, जिस साल के लिए टैक्स कंप्यूट करोगे, टैक्स कौन से साल के लिए कंप्यूट करोगे? इस साल के लिए करोगे कि पिछले साल के लिए? हमेशा पिछले साल। तो जिस साल के लिए टैक्स कंप्यूट कर रहे हो उस साल को क्या बोलोगे? प्रीवियस ईयर। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज बोलिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल में मैं इनकम कमाता हूं? ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? प्रीवियस ईयर वो साल है जब मैं क्या कर रहा हूं? इनकम कमा रहा हूं। और असेसमेंट ईयर वो साल है जिस साल में मैंने जो इनकम कमाया उसका टैक्स का कैलकुलेशन करके भुगतान कर रहा हूं। मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा आसानी से, इतना जल्दी सबको समझ में शायद नहीं भी आया होगा, आ भी गया होगा तो मेरे को और थोड़ा सा इस पे बात करना है। जरा गौर से सुनना। आज कौन सी तारीख है बताओ? टुडे, टुडेज डेट 19 अगस्त 2023। मुझे बताओ, अगर मैं आज टैक्स कंप्यूट कर रहा हूं तो क्या मैं 23-24 के लिए टैक्स कंप्यूट कर पाऊंगा आज? हां, नहीं कर पाऊंगा। मैं किसके लिए कंप्यूट करूंगा अगर आज करूंगा तो? बोलिए, 22-23 के लिए करूंगा ना, राइट? तो आज मैं अगर टैक्स कंप्यूट कर रहा हूं तो मैं इसका पिछला साल कौन सा है? 22-23। तो 22-23 का नामकरण करना है हमको। अभी आज बच्चे का नाम रखते हो ना पैदा होने के बाद, वैसे इस बच्चे का नाम रखो। 22-23 को हम सब क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। और जिस साल में टैक्स निकाल रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर 2023-24। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? 100% क्लियर टू एवरीवन बेटा? प्लीज बोलिए ईमानदारी से। तो एक एक लास्ट बार, एक बार मेरे को थोड़ा सा और डाउट आ रहा है, थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा डाउट कर लूं, बाद में मेरे को भरोसा हो जाएगा आप लोगों पे। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा मुझे बताओ, हमारे एग्जाम में कौन सा बजट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2023। ठीक है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा? कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा? फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24। इस साल में आप क्या करोगे? इनकम अर्न करोगे। इसका टैक्स कंप्यूटेशन कब करोगे? फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। अब दोनों सालों को हम लोग फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलेंगे बल्कि नामकरण करेंगे दोनों साल का। इस साल को हम क्या बोलेंगे टैक्स में? असेसमेंट ईयर 24-25, जिस साल में टैक्स निकालोगे। और इस साल को आप क्या बोलोगे? प्रीवियस ईयर 23-24, जिस साल में आप टैक्स क्या करोगे? इनकम अर्न करोगे। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। इज इट 100% क्लियर? देखो, तुम लोगों को पढ़ा के मेरी ना जुकाम कम हो गई, सीरियसली।
शुरुआत में मेरी नाक बह रही थी, आईपैड पे भी गिर गई थोड़ी बहुत, अब देखो वो ठीक हो गई पढ़ा के। ठीक है, तो थैंक यू मेरा इलाज करने के लिए, तुम लोगों से मेरा इलाज हो गया फ्री में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बेटा, हेडिंग दे दो नोटबुक में, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, साथ में लिखो मेरे, असेसमेंट ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर ही है वो भी, यस यही लैंग्वेज लिखनी होगी, जो लैंग्वेज जरूरी है वही लिखवाऊंगा क्लास में। मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर in which tax is computed। असेसमेंट ईयर आज के बाद शॉर्टकट लिखूंगा, आप एग्जाम में AY शॉर्टकट लिख सकते हो, इट्स अलाउड। असेसमेंट ईयर कम्स आफ्टर द प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल, for May 2024 exams, previous year 2023-24 and assessment year 2024-25 is applicable। Okay, previous year means again a financial year। सिंपल सरल भाषा में लिखवाऊंगा जो आपको एज ए स्टूडेंट समझ आए और जो एग्जाम में भी चल जाए। प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज earned by taxpayer। previous year starts from 1st April 2023 and ends on 31st March 2024। ओके, 31st March 2024 पे खत्म हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखना दैट इज 12 months period। सॉरी, that is how much period, 12 months period। हम लोग का रिस्पांस आपको विटामिन दे रहा है, विटामिन ज्यादा हो गया लगता, अभी बाहर निकल गया विटामिन। ठीक है बेटा, आर्यन शुक्ला का एक सवाल आया है, सबको बोलना चाहता हूं, अच्छा सवाल है, जो अच्छा सवाल होगा मैं सबको बोलूंगा। आर्यन शुक्ला अच्छे सवाल पूछ रहा है, शुभम मैं बताऊंगा एक रेलेवेंट पॉइंट पे बेटा। आर्यन शुक्ला का यह सवाल है, सर असेसमेंट ईयर में टैक्स कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, देखो आप सबको इतना पता होगा, जानकारी होगी मार्केट में कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है कि नहीं होता है, बताइए, ये सबको पता है कि नहीं? तो जब आप इनकम टैक्स भरोगे, रिटर्न भरोगे, आपके सिलेबस में भी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कानून, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले ऑब्वियसली बेटा टैक्स का कैलकुलेशन करना होगा कि नहीं होगा? बोलिए, नहीं तो रिटर्न में भरोगे क्या फिर?
इनकम टैक्स रिटर्न में वही बताना होता है कि आपने कितना टैक्स कंप्यूट किया है और भरो फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि असेसमेंट ईयर में कभी भी भरो, ऐसा नहीं है कि 31 मार्च 2025 तक कभी भी भरो, ऐसा नहीं है। रिटर्न भरने की एक डेट होती है, जुलाई है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन आर्यन, ओके। अभी वो खुद ही बोल रहा है बेकार सवाल था सर, सॉरी, इट्स ओके बेटा, हो क्या है, आप लोग बेकार से बेकार सवाल पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास पूछो, लेकिन पूछो। अगर आप सवाल पूछोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो मैं दो अजम्पशन ले सकता हूं, या तो मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हूं, इतना अच्छा कि मतलब किसी को डाउट ही नहीं आता है, यस, ये एक अजम्पशन ले सकता हूं। दूसरा अजम्पशन ये ले सकता हूं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। अब कौन सा अजम्पशन लूं बताओ, बोलो ना आप लोग, कौन सा अजम्पशन लूं, कौन सा? पहला वाला ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, दोनों भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दोनों भी अजम्पशन गलत है। मुझे यह भी नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, और मुझे यह भी नहीं समझना चाहिए कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। मुझे यह समझना चाहिए मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछो मुझे, ठीक है बेटा। यह सही तरीका है। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपको मेरे एक बार बोलने पर नहीं समझ आए, मैं उसको रिपीट करूंगा, रिपीट करने पे भी नहीं समझ आए, मैं उसको अपने अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। हो सकता है, सबका दिमाग अलग होता है बेटा, ठीक है। यही तो कमाल है ना हमारे लाइव बैच का, नहीं तो फिर लाइव बैच का मतलब क्या है, फिर लाइव बैच ज्वाइन करके, ठीक है, रिकॉर्डिंग ही देख लो फिर, उससे अच्छा तो। अब इस चक्कर में रिकॉर्डिंग वालों का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो लोग को भी मल्टीपल बार चीजें सुनने मिल जाएगी। हाँ, अब ये जो पीरियड है प्रीवियस ईयर, कितने समय का है? 12 महीना। सर ये हमेशा 12 महीने होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नीचे लिखो अ प्रीवियस ईयर, अ प्रीवियस ईयर कैन बी अ शॉर्टर पीरियड, कैन बी अ व्हाट? शॉर्टर पीरियड। शॉर्टर पीरियड भी हो सकता है। क्यों शॉर्टर पीरियड हो सकता है? देखो बताता हूं, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इफ द बिजनेस ऑफ टैक्स पेयर, इफ द बिजनेस ऑफ टैक्स पेयर स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2023, तो उस सिचुएशन में ये बोल सकता हो क्या मेरा साल अप्रैल से शुरू हुआ? बताइए ना बेटा, अप्रैल से कंप्यूटेशन करने वाले हो क्या आप? बताइए। अगर मेरी नौकरी ही कभी लगी अक्टूबर में लगी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं अप्रैल से कैलकुलेट करने वाला हूं। उस केस में मेरा प्रीवियस ईयर शॉर्टर पीरियड होगा कि नहीं होगा? बताइए ना। इन दिस केस, इन दिस केस मैं तो फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, आप भी कोशिश करो फुल फॉर्म लिखने की, शॉर्टकट भी लिख सकते हो, पीवाई चलता है। प्रीवियस ईयर विल बी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 टू व्हाट? 31 मार्च 2024। ये क्या है? एक आपका शॉर्टर पीरियड है, ठीक है। उस समय पे आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने का नहीं होगा, 12 महीने से कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। सो इज एवरीवन 100% क्लियर विथ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? तो अब हम पूरे सिलेबस में एक अजम्पशन लेकर चल रहा हूं मैं, पूरे सिलेबस में इनकम कमाएंगे कब? बताओ। साल बोलो, साल बोलो, साल बोलो, साल बोलो, साल बोलो, साल बोलो, साथ में साल बोलो, साल बोलो, सिर्फ प्रीवियस ईयर मत बोलो, साल बोलो। पूरे क्वेश्चंस हमारे किसके हिसाब से होंगे बेटा? प्रीवियस ईयर 23 24 के हिसाब से। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग? असेसमेंट ईयर 24 25 के हिसाब। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूं कोई फिलहाल, क्योंकि अभी हमने कुछ सा खास सीखा नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी किताब दिखाता हूं, पूरी किताब उस हिसाब से अपडेटेड है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको? मिस्टर एक्स हैज अर्नड अ टोटल इनकम ऑफ 16 लाख फॉर व्हाट? बोलिए, कौन से साल में कमाया? 23 24। अब उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, कौन से साल के लिए? बताइए। 24 25। पूरी बुक ऐसे ही होगी और पूरा एग्जाम पेपर भी ऐसा ही होगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस बताता हूं। किस चीज के एक्सेप्शंस? बोर्ड पे देखना,
प्रीवियस ईयर 2023 2024 चल रहा है। ये पूरे साल में आप इनकम कमाओ, जैसे कमाना है कमाओ, बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमाओ, सैलरी से कमाओ, रेंट से कमाओ, इंटरेस्ट से कमाओ, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके कमाओ, लॉटरी से कमाओ, केबीसी में जाके कमाओ, ड्रीम 11 से कमाओ, क्रिकेट खेल खेल के। ड्रीम 11 से कमा रहे ना लोग आजकल, सब पढ़ना है सिलेबस में, सबकी टैक्सेबिलिटी सीखना है, सब कुछ है सिलेबस में। केबीसी में जाके कमाओगे तो कितना टैक्स कटता है, और ड्रीम 11 से कमाओगे तो कितना टैक्स कटता है, हर चीज है सिलेबस में आपके, ये सब कुछ पढ़ना है। ये पूरे साल इनकम कमाया, जनरल प्रोविजन क्या है, पूरे साल इनकम कमाया, अगले साल दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25 में कंप्यूट करो, कंप्यूट करो टैक्स, एंड फिर क्या करो, पे करो। ये जनरल प्रोविजन है, ठीक है, ये जनरल प्रोविजन है, हर एक देशवासी यही करता है, मैं भी यही करता हूं, अल्डाइन भी यही करता है, आपके माता पिता भी यही करते होंगे, आपके भाई बहन भी यही करते हैं, आपके रिश्तेदार भी यही करते हैं, आपके दोस्त भी यही करते हैं, आप भी यही करोगे, पूरा देश यही करता है, रिलायंस इंडस्ट्री भी यही करता है, सब यही करते हैं, सब यही करते हैं। 30% टैक्स लगभग गवर्नमेंट को दे देते हैं, ठीक है। हाँ मतलब हाँ, ये बात सही बोली सोनू कुमार ने कि सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही करती है सर, वो बात सही है। मतलब जो भी टैक्स भरता है वो इसी तरीके से भरता है। गवर्नमेंट बोलती नहीं 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 नहीं, अब हम लोग कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्शंस, जिसमें हम अब बोलेंगे कि आपको तो टैक्स यही कंप्यूट करना है, यही कंप्यूट करना है, प्लस यही कंप्यूट करके क्या करना है? पे करना है। यही का मतलब क्या? व्हाट डू आई मीन बाय यही? यही का मतलब क्या? नॉर्मली इंसान 23-24 में कमाएगा, 24-25 में कंप्यूट करेगा और भरेगा। लेकिन अब कुछ लोग बता रहा हूं, कुछ लोग मतलब कुछ नालायक लोग, कुछ ऐसे नालायक बताऊंगा अब आपको, एक एक करके नालायकों की लिस्ट बनाएंगे, बनाते हैं नालायकों की लिस्ट, जिनको गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम इनके साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या रिस्क नहीं ले सकते हैं? एक सेकंड रुक जाओ, हाँ डोस लेने दो जरा, डोस। इनके साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हम इनको अगले साल तक का मौका दे दे कि भाई ये आएंगे अगले साल भरेंगे, और फिर अगले साल भरेंगे तो हम इनसे टैक्स ले लेंगे। बड़े नालायक किस्म के एसएससी है ये नहीं भरने वाले हैं ये। आई एम रियली सॉरी यार, बहुत बहुत सॉरी यार, बहुत बहुत सॉरी, ये नहीं सुनने वाले हैं। ये मेरी जुकाम भी नहीं सुनने वाली आज, ठीक है, जुकाम भी आज नहीं सुनने वाली है। तो ये नालायक लोग कौन है सर? इनकी लिस्ट बताओ। अब मैं आपको बताता हूं इनकी लिस्ट, शुरू करें इनकी लिस्ट, बताइए जल्दी बताइए। ये नालायकों की लिस्ट शुरू करें जिनके लिए गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है असेसमेंट ईयर तक रुकने के लिए। सबसे पहला नालायक कौन है? सुनो, नालायक नंबर 1, बड़ा ही नालायक है, हंस भी रहा है वो, ठीक है, सरकार का मजाक उड़ा के क्या कर रहा है बताइए? हंस रहा है वो। क्या कर रहा है सर वो? आज कितना तारीख है? 19 अगस्त है ना आज? आज 19 अगस्त है, बोर्ड पे देखिए 2023, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जानकारी आई कि ये नालायक 31 अगस्त 2023 को इंडिया छोड़कर कहां जाने वाला है? लंदन। कहां जाने वाला है? लंदन। इस नालायक को नाम ही दे देते ना, क्या नाम दे सकते इसको हम? चालू हो गया, आप लोगों का नाम देना चालू हो गया। इसको हम बोल देते वीएम, वीएम नाम दे देते इसको, ठीक है। तो ये बहुत आराम से सुना, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत मजेदार चीज है। अरे पूरा इनकम टैक्स ऐसा ही मजा मजा है। ये एक क्या है पता है? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है?
ये एक 50 एपिसोड की वेब सीरीज है, ठीक है। क्या है? 50 एपिसोड की वेब सीरीज। इससे बड़ी वेब सीरीज आज तक नहीं देखी होगी आपने, जो हफ्ते में 4 दिन आती है। और इस वेब सीरीज को आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं देख सकते हो, जैसे मैं बोलूंगा तब देखना पड़ेगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे 10:30 टू 9:30, 10:30 टू 1:30। इस वेब सीरीज में आपको ब्रेक भी मिलेगा रोज, अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। इस वेब सीरीज में नोट भी करना पड़ता है, और इस वेब सीरीज में सिर्फ टीवी खोल के देखना नहीं है, जवाब भी देना है, ठीक है। कोई एक्शन आएगा तो जवाब देना है आपको, व्यूवर्स को, बस यही है और कुछ नहीं। आराम से सुनो, शांति से। तो इसको नाम देते हैं हम लोग वीएम। गवर्नमेंट को पता चला 31 अगस्त को जाने वाला है। मुझे बताओ ये 31 अगस्त को भगोड़ा होने वाला है, छोड़ दो इसको, जाने दू? हाँ। और अगर जाना भी है उसको, चलो उसने परमिशन वर्मिशन लेके गया, तो वेट करूं मैं कि ये वापस आएगा अगले साल, और अगले साल वापस आकर सरकार को टैक्स देगा? है ईमानदारी होगी इसमें? हाँ। क्या करूं फिर, बताइए आप, सोल्यूशन बताइए। आप गवर्नमेंट हो आज, अपने हाथ में सीबीडीटी का झंडा ले लो, अपने हाथ में निर्मला सीतारमन जी का झंडा ले लो, और बताओ क्या करोगे आप ऐसे नालायकों के साथ? बताओ। उसको बोलेंगे भाई आज टैक्स दे, जितना अभी तक कमाया, अभी तक जो कमाया टैक्स दे और निकल, ठीक है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अभी तक जो कमाया, आज 31 अगस्त है, 31 अगस्त को जा रहा है ना, 31 अगस्त तक जो कमाया कमाया, उसका टैक्स दे, निकल। एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा कि नहीं लोगों के लिए? तो ये पहला एक्सेप्शन है, देखते हैं हम लोग किताब में से अपनी, ठीक है। जिनको सरकार, मैं हर एक एक्सेप्शन का लॉजिक बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा ये सारे लॉजिक्स आपको हर एक एक्सेप्शन के पीछे का। सब बोलेंगे ये 5 एक्सेप्शन है, पढ़ो रट लो, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूं। जनरली पेज नंबर कौन सा है? ये 1.3 पर है आपके। जनरली इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर की इनकम इज असेस्ड। असेस मतलब कंप्यूटेड इन दी असेसमेंट ईयर। जनरली यही होता है ना, प्रीवियस ईयर की इनकम अगले साल कंप्यूट होगी इन द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर। एक्सेप्शंस क्या है? केसेस वेयर इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। इसका पहला एक्सेप्शन मैंने ये बता दिया, ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। पर्सन लिविंग इंडिया, इज एवरीवन 100% क्लियर विद दिस फर्स्ट पॉइंट? तो मैं ऐसे बाकी चारों के भी एक्सेप्शन आपको बताऊंगा, रीजन बताऊंगा हर एक का। सिर्फ ये नहीं बोलूंगा बेटा लिस्ट पढ़ लो गवर्नमेंट ने बनाया। अरे गवर्नमेंट ने बनाया तो कुछ सोच के बनाया ना, एज ए टीचर अगर मुझे नहीं पता तो मैं किस बात का टीचर फिर? यस और नो? अरे प्लीज रिप्लाई तो कर दो ना यार, इतना भाव खाते हो तुम लोग। हाँ, रिप्लाई करने के लिए, रिप्लाई करने का कुछ लोग है क्या? हाँ, अभी एक अच्छा सवाल है, कितने दिन बाहर जाएगा तो अप्लाई होगा? देखो दैट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट केस टू केस। गवर्नमेंट हर इंसान जो इंडिया से बाहर जाता है उसको शक की निगाह से नहीं देख सकती है, सही बात है ना। रोज तो लाखों लोग इंडिया छोड़कर जाते हैं, जाते कि नहीं जाते बताइए? रोज लाखों लोग जाते हैं ना इंडिया छोड़कर। हर किसी को क्या शक की नजर से देखते बैठेगी? अरे जाते हैं ना लोग। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट को पुख्ता सबूत मिलने चाहिए कि भाई ये बंदा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, यस वो पुराने पहले से वो कैसा रहा है, गवर्नमेंट के साथ टैक्स वैक्स समय पे देता था क्या, और इसकी फॉरेन में क्या प्रॉपर्टीज है, और ये फॉरेन में सब इंतजाम करके आया है क्या। ये सब थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? बोलिए ना, गवर्नमेंट को भी तो होमवर्क करना है ना, क्या सब कुछ थाली में परोस के मिलेगा उनको? तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्लस उनके पास सबूत मिलना चाहिए। उनके पास सर सबूत कहां से आते हैं उनके पास? गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन कहां से आता है? कहां से आता होगा बताओ? कहां से आएगा इंफॉर्मेशन? गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा बताइए? बताइए कहां से इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिला कि विजय माल्या लंदन भागने वाला है फॉर एग्जांपल, ठीक है? कहां से इंफॉर्मेशन मिला? हाँ सागर में दे दूंगा बेटा, ठीक है।
नहीं नहीं, देखो कोई बोल रहा है वीजा डिपार्टमेंट से पता चला कि वो इंडिया छोड़ के जाना है। अरे वीजा डिपार्टमेंट से तो लाखों लोग जाते हैं रोज, कहां से पता चला कि ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, बस जाएगा, बस जाएगा? ये इंफॉर्मेशन कहां से मिला गवर्नमेंट को, बताइए? चलो सोचो इस पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है बताए, फॉरेन अथॉरिटीज जो है ना, जो लंदन की टैक्स अथॉरिटीज है ना, लंदन की टैक्स अथॉरिटीज, वो भी हमारे साथ क्या है, संपर्क में है। हमारे साथ क्या है बेटा, बोलिए? किस चीज में है वो हमारे साथ? संपर्क में है। दुनिया के 120 देश हैं, कितने? वो सीए फाइनल में पढ़ोगे आप। 120 देश जिसका हमारे साथ अग्रीमेंट है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमको इंफॉर्मेशन दोगे, हम आपको देंगे, हम आपको देंगे, आप हमें देंगे। तो हो सकता है कि वहां इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन गवर्नमेंट ने भारत सरकार को बता दिया, हो सकता है कि नहीं, कि फला फला आदमी है, फला फला दिन इंडिया छोड़कर वहां बसने का प्लान बना रहा है, ये धर दबोचो उसको, क्या करो, धर दबोचो, छोड़ो मत उस नालायक को, उसको पकड़ के रख लो अंदर और उससे टैक्स ले लो, जो भी है पहले पूरा अपना हिसाब छुट्टा कर लो, उसके बाद बोलो उसको जिधर जाना है जाओ, ठीक है? दूसरा, गवर्नमेंट को कहां से पता चलता है? अरे भाई इंडिया में गवर्नमेंट की कम इन्फॉर्मर्स है क्या? इंडिया में गवर्नमेंट की खबरी नहीं है क्या, लगता है आपको? खबरी नहीं है क्या, बताइए ना? खबरी नहीं है, जबरदस्त खबरी है। सर खबरियों को क्या मिलता है सर? खबरियों को सरकार क्या देती है सर? खबरियों को सरकार इंसेंटिव देती है, पता है आपको? जबरदस्त इंसेंटिव देती है, और आप आज चौंक जाओगे, एक चीज बताता हूं आपको। बताओ 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 के पहले बताओ तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। इनकम टैक्स में खबरियों पे भी कानून है, बताओ? इनकम टैक्स इनफॉर्मर, ये दिख रहा है, क्या है इस कानून का नाम, पढ़ो। पता था आपको ये? इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018, 2018 में आई थी, दिख रही है? क्या मिलता है सर इनको, खबरियों को? पैसा मिलता है, पैसा, पैसा। खबर दो, चुगली करो, पैसा कमाओ। आसान पैसा है ना चुगली करने का, बस गवर्नमेंट को जाके। चुगली मतलब मालूम है ना सबको? सबको पता है कि नहीं चुगली का मतलब क्या होता है? चुगलखोरी करना। कितना मिलता है सर? देखो कुछ कुछ लोग देखो क्या बोलते हैं, कितना मिलता है। कुछ कुछ लोग, मेरे को लग रहा है लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ लोग सोच रहे भाड़ में जाए, सीए वीए तो होता रहेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट स्कीम को कितना पैसा मिलता है वो बता दो सर। तो फिर अगर उधर अच्छा स्कोप दिख रहा है तो मैं तो सीए आज ही छोड़ रहा हूं सर, मैं तो आज ही एल्डाइन में एप्लीकेशन डाल रहा हूं, रिफंड दे दो सर। पहले आप बताओ कितना देते हैं डिपार्टमेंट वाले। तो डिपार्टमेंट देती है 10% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी रिकवर्ड, जितना भी आपके चुगलखोरी से गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, 5 करोड़ का टैक्स मिला तो 10% आपका। मजे ही मजे हुए कि नहीं आपके, बताइए? सीए बन के कमाओगे क्या पहले साल में उतना? हाँ, अब देखो कुछ लोगों ने पार्ट टाइम काम भी चालू कर दिया है, ठीक है, बोले आज से ही चालू करते हैं सर। पूरे पूरे हमारे पूरे गांव में, हमारे पूरे शहर में सर 50 लोग ऐसे जो काला धन दबा के बैठे हैं घर पे सर। सबका पकड़ पकड़ के इंफॉर्मेशन हम किसको देंगे? सरकार को देंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मर से इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो जैसे ही सरकार को इंफॉर्मेशन मिली, उसको धर दबोचने का, उसको बोलने का पहले टैक्स दे फिर निकल, जिधर निकलने का निकल, ठीक है। तो ये पहला एक्सेप्शन सबको क्लियर है, तो मैं दूसरे की तरफ बढ़ रहा हूं। बढ़ू दूसरे की तरफ बेटा, जल्दी बोलिए। दूसरा एक्सेप्शन, चलिए सुनो। सेकंड एक्सेप्शन, हर एक एक्सेप्शन के पीछे बहुत गहरा लॉजिक है। अगर रटना चाहो तो 2 मिनट में रट लोगे, लेकिन समझना चाहो तो आधा पौना घंटा लगेगा। उसी लिए बैच करते हो। रट तो आप बुक से भी पढ़ के कर लोगे इंस्टीट्यूट की, या मेरी बुक खरीद के पढ़ लोगे,
लेकिन मेरी बुक खरीद के पढ़ने पे आपको लॉजिक नहीं समझ आएगा प्रोविजन का। प्रोविजन का लॉजिक आपको मेरी बातें सुनकर ही समझ आएगा। और जब तक प्रोविजन का लॉजिक नहीं समझोगे, दो चीजें नहीं होगी, या तो सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं बनेगी, दूसरा दिलचस्पी नहीं बनेगी तो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो याद भी नहीं रहेगा। अब भूलोगे नहीं, आप भूलोगे कभी? बताइए ईमानदारी से। पढ़ने की जरूरत है ये पॉइंट अभी आपको, आज के बाद आपको, कि पर्सन लिविंग इंडिया के लिए ईयर इसी साल में कंप्यूट कर लो? बिल्कुल नहीं बेटा। दूसरा एक्सेप्शन सुनो, ये भारत है हमारा, हमारा भारत देश महान, और यहां पर एक सिंगापुर का एक बंदा है, सिंगापुरी, ठीक है? ये मिस्टर ए है, ये नॉन रेसिडेंट है। क्या करता है सर ये शिप विप चलाता है, शिप ओनर है, ठीक है? ये भारत है हमारा, और ये मुंबई है। मुंबई में एक पोर्ट है, पोर्ट जहां पे जहाज वहाज आते हैं, ठीक है? ये सिंगापुरी इधर आया अपना जहाज लेकर, अपनी शिप लेकर, ठीक है? जिसकी नाव है, ठीक है? मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, माफ कर दो मुझे उसके लिए। ये नाव लेकर आया, और इस नाव में, इसकी नाव में कुछ लोग चढ़े, कुछ पीपल चढ़े, ठीक है? और कुछ सामान भी गया, लोड हुआ। तो मुझे बताओ, इंडिया से लोग इसकी नाव में चढ़ रहे हैं, इंडिया से ये सामान लोड करके लेकर जा रहा है, और उसके लिए क्या कमा रहा है? पैसा कमा रहा है। लॉजिक से आंसर करना, इससे टैक्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बताइए। भारत में आ रहा है, भारत का पोर्ट यूज कर रहा है, और भारत के पोर्ट की सर्विसेज यूज कर रहा है, तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट इससे लेती है, ठीक है? लेती है। अब कॉमन सेंस क्या बोलता है? आप लोग खुद लॉजिक पकड़ोगे, देखो मैं ऐसा ट्रेन करूंगा ना आपको, आप लॉजिक पकड़ना खुद चालू कर दोगे हर सब्जेक्ट में। बताइए क्या लॉजिक पकड़ा आपने? कि भाई ये तो अपना सामान भरेगा, लोगों को भरेगा, निकल लेगा सिंगापुर, फिर वापस आएगा नहीं आएगा, इसका क्या क्या भरोसा? बताइए मुझे, बोलो ना। वापस आएगा नहीं आएगा, इसका कोई भरोसा है? क्या हम ये ट्रैक रख पाएंगे? रोज हजारों शिप इंडिया छोड़कर जाती है, और हजारों शिप इंडिया में आती है, और इंडिया में 50 पोर्ट्स हैं। इंडिया इतना बड़ा देश है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 50 स्टेट्स में पोर्ट्स हैं, 50 जगह से हजारों शिप्स रोज जाती है, रोज आती है, रोज जाती है, रोज आती है। इनकम टैक्स वालों को काम धंधा नहीं है क्या दूसरा? क्या बोलेंगे इनकम टैक्स वाले? भाई अगर इंडिया से जाना है तो पहले टैक्स भरो, पहले टैक्स भरो, और उसके बाद में हरी झंडी दिखाएंगे तुम्हारे जहाज को, नहीं तो तुम्हारा जहाज रोक लेंगे वहीं पर, क्योंकि जब तक पोर्ट वाले हरी झंडी नहीं दिखाएंगे ना, जहाज आगे नहीं जा सकता है। तो पहले टैक्स भरो और फिर आगे बढ़ो। तो ये एक्सेप्शन हो गया कि नहीं हो गया, कि आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं भरना है, आपको टैक्स कब भरना है? प्रीवियस ईयर में ही भरना है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस सेकंड एक्सेप्शन? प्लीज बताइए, जल्दी बोलिए। तो मैं तीसरे की तरफ बढ़ता हूं, फिर पढ़ो जरा ये शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। सबके लिए सरकार ने सेक्शन बना के रखा है, ठीक है? 172, 174। इज इट क्लियर? तीसरा एक्सेप्शन, तीसरा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 3, जिसमें टैक्स आज ही देना होगा, अगले साल तक रुकने की जरूरत नहीं है। सर कौन सा एक्सेप्शन है तीसरा? बता रहा हूं। 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स, एक का नाम सोनू है, एक का नाम मोनू है, तीसरे का क्या नाम रखूं? एक का नाम राजू है, गोलू है, गोलू अच्छा लगा मुझे, एक गोलू है, ठीक है? कोई बोलता है जानू रखो, वैलेंटाइन डे आज, वैलेंटाइन डे है, जानू रखू? ख्याल अच्छे नहीं लग रहे मुझे तेरे।
अलग दुनिया की सोच रहा है तू। इधर देखो जरा, 3 दोस्त है, तीनों मिलकर एक दिन बात करते यार, चल कोई वेंचर करते यार, कोई वेंचर करते, कोई बिजनेस बिजनेस करते। ठीक है, तो इन्होंने एक टेम्पररी वेंचर किया, टेम्पररी किया, परमानेंट नहीं है। उन्होंने, एक ने एक आइडिया लाया, दूसरा बोला हाँ बहुत अच्छी आइडिया है, तीसरा बोला हाँ बहुत अच्छी आइडिया है, चलो ये करते। ये करने से हम लोगों को 15 20 25 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे सब। ठीक है, तो जब ऐसे 3 लोग मिलते हैं ना, कोई छोटे मोटे वेंचर के लिए, ठीक है, सीजनल सीजनल वेंचर आप बोल सकते हो, सीजनल पर्पस के लिए, थोड़े समय के लिए, कोई परमानेंट लॉन्ग टर्म कोई विजन नहीं है इनका, कोई ऐसे छोटे मोटे समय के लिए अगर कोई ऐसे करता है ना, तो ऐसे वेंचर को बोला जाता है इनकम टैक्स की भाषा में एसोसिएशन। मैं थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूं, यहां जगह नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या इसका एक और नाम है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या बोला जाता है इसको? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जब कुछ लोग साथ में आते हैं फॉर सम कॉमन पर्पस, टेम्पररी पर्पस के लिए। अच्छा, परमानेंट पर्पस के लिए अगर साथ में आते हैं तो फिर वो कंपनी बनाएंगे, फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे, फिर वो एक प्रॉपर एंटिटी बनाएंगे जो लॉन्ग रन के लिए सरवाइव करती है, जो लॉन्ग रन के लिए बनाया जाता है। एक कंपनी में क्यों बनाऊंगा? क्या मैं एक छोटे से वेंचर के लिए कंपनी बनाने का मगजमारी पालूंगा जीवन में? आपको पोपली सर ने बोला ही होगा शायद, या आगे बोलेंगे, कंपनी बनाना आसान काम नहीं है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। यस, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करो, ये करो, वो करो, 50 किस्म के नाटक है, फिर मीटिंग रखो, बहुत कुछ लंबा प्रोसेस है। क्या एक छोटे से वेंचर के लिए, 8 10 15 20 25 लाख रुपए के वेंचर के लिए, एक वेंचर के लिए, एक वेंचर के लिए मैं पार्टनरशिप डीड बनाओ, ये करूं वो करूं, ये सब कौन करते बैठेगा? तो जब कोई लोग साथ में आते हैं कुछ कॉमन पर्पस के लिए, तो उसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब सरकार को डाउट है इन पे। क्या डाउट है? कि ये 3 के 3 नालायक मिले हैं, ये वेंचर वेंचर करेंगे, अपना पैसा वैसा कमाएंगे, और फिर बाद में पता नहीं कहां अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कहां गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो ये आज पैसा कमा रहे हैं ना, इनसे आज ही टैक्स लेकर खत्म कर दो। ठीक है, अपना रास्ता नाप लेंगे सबके सब। तो इनके पीछे भागने का हमारे पास समय नहीं है। देखो, डिपार्टमेंट में 80,000 ऑफिसर्स है टोटल। कितने ऑफिसर्स है? 80,000। और देश में टैक्स कितने लोग भरते हैं? 5-6 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। ठीक है, टैक्स तो एक्चुअली 5-6 करोड़ भी नहीं भरते, बोलने की बात है सिर्फ। तो डिवाइड कर लेना 5 करोड़ से 80,000 को। ठीक है, तो कितना आता है जरा करो कोई एक जन। एक ऑफिसर पे कितने लोगों का भार है? 5 करोड़ को डिवाइड कर लो 80,000 से, कितना होता है? एक ऑफिसर पे 625 लोगों का भार है। मुझे आप प्रैक्टिकली सोच के बताओ, क्या हर साल एक ऑफिसर 625 लोगों का टैक्स कंप्यूट कर पाएगा? हाँ, 625 मतलब दिन में 2 करना पड़ेगा उसको। क्या हर दिन 365 दिन? तो पहली बात, सरकारी लोग काम नहीं करते, बराबर। सरकारी लोग आधे से ज्यादा टाइम तो छुट्टी पे रहते, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी। ठीक है, ये 26 जनवरी छुट्टी, 15 अगस्त छुट्टी, दिवाली छुट्टी, ईद छुट्टी, होली छुट्टी, न्यू ईयर छुट्टी, ये छुट्टी वो छुट्टी, 50 किस्म की छुट्टियां मनाते लोग। चलो मान लेते 365 दिन काम करते, सुपरमैन है, ठीक है, तो भी 365 दिन में 625 केस एक आदमी नहीं हैंडल कर पाएगा। उसमें 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 तुम सोचो ना, कुछ केसेस तो कितने बड़े होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे। मुझे बताओ, उसका टैक्स कंप्यूट करने में ही मुझे बताओ कितने महीने लग जाते होंगे ना ऑफिसर्स को, बताइए भाई। रिलायंस इंडस्ट्री का टैक्स कंप्यूट करना क्या कोई खाने का काम है? हाँ, लोहे के चने चबाने बराबर का काम है। रिलायंस इंडस्ट्री की 94 सब्सिडरीज है। कितनी? 94, पूरी दुनिया में फैली हुई है। कैसे कंप्यूट करेगा एक ऑफिसर? इम्पॉसिबल है। हर चीज की प्रैक्टिकलिटी को समझो तो सब्जेक्ट समझ आएगा, मजा आएगा। देयरफॉर गवर्नमेंट ने बोली भाई, हम तुम्हारे जैसे लोगों को कहां ढूंढते बैठेंगे। ठीक है, अगर तुम कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हो, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाते हो, टेम्पररी पर्पस के लिए, कोई इवेंट के लिए, कोई पर्पस के लिए, तो मेहरबानी करके आज ही टैक्स दे दो भाई। हम आपके लिए अगले साल तक नहीं रुक सकते। प्लीज पढ़िए पॉइंट नंबर 3 प्लीज। एसोसिएशन ऑफ पर्सन
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसका फुल फॉर्म नीचे है, डोंट वरी, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या ऐसी कोई भी आर्टिफिशियल एंटिटी बनाते हो, फाउंड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, आपको भाई प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा, हम आपके लिए असेसमेंट ईयर तक नहीं रुक सकते हैं। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस थर्ड पॉइंट? प्लीज बताइए, जल्दी बोलिए। अब चौथा पॉइंट, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। हर एक का मैं एग्जांपल देता हूं, यस म्युनिसिपैलिटी भी उसमें कवर हो जाएगी। सोनू, चौथे पॉइंट का मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बोर्ड पे देखो। एक बंदा है मिस्टर ए, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है, ठीक है, इसके पास ह्यूज प्रॉपर्टीज है। क्या है? ह्यूज प्रॉपर्टी से 25 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है इसके पास। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जानकारी आई। अब ये मत पूछना जानकारी कहां से आई, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि सरकार, ये जो टैक्स पेयर है बड़ा नालायक है, ये अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा, पैसा लेगा, भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, भगोड़ा नहीं है ये विजय माल्या नहीं है, और ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये लेक्चर यूट्यूब पे जा रहा है, विजय माल्या का बेटा मेरे को नोटिस ना भेज दे, भेज सकता है नोटिस मुझे? हाँ, अरे भेजेगा तो देख लेंगे हम लोग, क्या है, हम है ना, यही तो सुनना था मुझे आप लोगों से, हम है ना सर, दिल्ली की सड़कों पे उतर जाएंगे सर आपके लिए। उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, बताइए। भगोड़ा तो भगोड़ा ही होता है ना, भगोड़ा नहीं बोले तो क्या बोले उसको, देशवासी बोले, सुप्रीम कोर्ट हिला देंगे सर, क्या बात है। देश का पैसा लेकर भागा है, दिल दुखता है हमारा, हमारा मेहनत का पैसा बैंक में था, वही उठा के भागा, वो 10,000 करोड़ रुपए, और उधर बैठ के आराम से आईपीएल देखता है, उधर बैठ के क्रिकेट मैच देखता है, आईपीएल नहीं, इंडिया पाकिस्तान, उधर बैठ के एंजॉय करता है लाइफ में। फिर कभी मैं बात करूंगा ये लंदन ही क्यों जाते हैं सब, ठीक है, ये सब जितने भगोड़े सारे के सारे लंदन ही क्यों जाते हैं, उस पर एक अलग कहानी है, उस पर बाद में बात करूंगा, सिलेबस के अंदर आएगा वो डिस्कशन आएगा कहीं तो, ठीक है। अब ना सरकार को पता चला कि भाई ये बंदा बड़ा नालायक है, ये अपना प्रॉपर्टी बेच के पैसा ठिकाने कर देगा और अंडरग्राउंड हो जाएगा। अंडरग्राउंड खुद नहीं होगा, खुद अंडरग्राउंड नहीं होगा, पैसा अंडरग्राउंड कर देगा, कैश को छुपा देगा, कैश छुपा देगा, यहां वहां लगा देगा, या प्रॉपर्टी बेच बेच के क्या सोना वोना खरीद लेगा कुछ, और सोना वोना यहां वहां छुपा देगा। तो सरकार को लग रहा है कि अ पर्सन इज लाइकली टू सेल प्रॉपर्टी, व्हाट, टू अवॉइड टैक्स। समझ रहे हो इस फ्रेज का मतलब? सरकार को क्या लग रहा है? अ पर्सन इज लाइकली, लग रहा है सरकार को, किया नहीं है उसने ऐसा, लग रहा है, पर्सन इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, क्या करने के लिए? टू अवॉइड टैक्स। सर टैक्स कैसे अवॉइड होगा? देखो ये सब करने के बाद जब गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी ना उससे, जब गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, देखो मैं तो एकदम फकीर आदमी हूं, मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है, मैं कहां से दूं? ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मैं तो गरीब हूं, फकीर हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से दूं पैसा भाई, मैं कहां से दूं टैक्स? ये बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बताइए सब लोग जल्दी से। हाँ, देयरफॉर गवर्नमेंट ने बोली अच्छा इन्फॉर्मर तू इधर आ, गुड जॉब, गुड जॉब इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर आपने बहुत अच्छा जॉब किया है, बहुत अच्छा काम किया इन्फॉर्मर, आपको हम क्या देंगे? हम आपको 10% देंगे, चिंता ना करो, आपने इतनी अच्छी जानकारी लाए हमारे लिए, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। यस, तो अगर सरकार को पता चलता है कि भाई देखो सरकार की जो स्कीम है ना, और स्पेशली ये जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इनकम टैक्स में, पता है आपको,
इनकम टैक्स में बहुत अच्छा काम किया है। जहां पर अच्छा काम किया है वहां पर उनकी सराहना करनी चाहिए, और जहां गवर्नमेंट गलत काम करती है वहां बोलना भी चाहिए। वही हमारा काम है एज ए देश के नागरिक। बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको बताता हूं क्या पहले क्या होता था पता है? डिपार्टमेंट वाले हमको बुलाते थे डिपार्टमेंट में और बोलते थे कि भाई ये आपका ऐसे ऐसे टैक्स कंप्यूट हुआ है, और कुछ ना कुछ गलती निकालते थे, कुछ ना कुछ गलती निकालते थे। और फिर हमसे क्या करते होंगे उसके बाद बोलो? रोड पे पुलिस वाला कुछ ना कुछ गलती निकाल के क्या बोलता है फिर आपको? सेटलमेंट करवाते कि भाई कुछ दे दो, तो मैं ब्राइब लेते थे। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? 2020 से, कोविड के पहले ही शुरू कर दिया इन्होंने, कोविड तो बाद में आया। अभी गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी टैक्स पेयर डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, टैक्स पेयर डिपार्टमेंट में जाएगा ही नहीं, जाना अलाउड ही नहीं है आपको। अगर डिपार्टमेंट को आपका टैक्स कंप्यूट करना है तो डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट में बैठ के कंप्यूट करेगी, आप अपने घर से उनको कागजात ऑनलाइन भेजते रहने का, ठीक है? अब आप बोलोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा, मैं स्टारबक्स में मिल जाऊंगा, कॉफी शॉप में मिल जाऊंगा, ऑफिसर को मिल सकता हूं कि नहीं मिल सकता हूं बताइए? अरे बोलिए ना बेटा यार। ऑफिसर को फोन करके बोलूंगा अरे यार डिपार्टमेंट में आना मना किया है ना, बाहर मिल लेंगे अपन कॉफी शॉप में, मस्त कॉफी पियेंगे और पैसा लेंगे अंडर द टेबल, ठीक है? तो गवर्नमेंट बड़ी चालाक है। क्या किया पता उन्होंने? उन्होंने बोला है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका ऑफिसर कौन है, आपको आपको पता ही नहीं चलने देंगे आपका ऑफिसर कौन है। आपको जब गवर्नमेंट से चिट्ठी आएगी ना कि भाई आपका टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आप रहते हो दिल्ली में, हो सकता है आपको चिट्ठी जम्मू एंड कश्मीर से आए, और आप रहते हो दिल्ली में, हो सकता है आपको चिट्ठी महाराष्ट्र से आए कि आपका टैक्स कंप्यूटेशन महाराष्ट्र का ऑफिसर कर रहा है। कौन कर रहा है उसका नाम नहीं बताएंगे, एनोनिमस। यस। तो अब मुश्किल होगा कि नहीं टैक्स पेयर के लिए भी ढूंढना और ऑफिसर के लिए भी ढूंढना? बताइए बताइए, बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा काम किया है, जहां अच्छा काम किया है वहां बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सरकार ने। ब्राइब काफी हद तक रुक गई है, मैं नहीं कहूंगा खत्म हो गई, काफी हद तक रुक गई है, बहुत अच्छा काम किया। एनीवेज, तो डिपार्टमेंट के पास बहुत तरीके भाई जानकारी निकलवाने की लोगों से, ठीक है? तो ये चौथा केस। और आखिरी केस देखो क्या है, पांचवा एक्सेप्शन। उससे पहले जल्दी से मेरे को चार एक्सेप्शन बताओ फटाक से सब लोग, कौन कौन से केसेस में टैक्स करंट ईयर में ही देना पड़ेगा? जल्दी बोलिए बेटा, मेरे पे थोड़ी सी मेरे पे रहम कर दो, आज थोड़ा रहम कर दो, जल्दी बोलो प्लीज। एक तो पर्सन लिविंग इंडिया, परफेक्ट, अच्छे शब्दों के साथ बोल रहे हो तो और दिल को अच्छा लग रहा है, ठीक है? प्रॉपर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो आप। दूसरा, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, परफेक्ट। तीसरा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल विच इज मेड फॉर व्हाट? टेम्पररी पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस और इवेंट। चौथा जो अभी बोला, बताइए? पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, परफेक्ट बेटा, ठीक है? अब पांचवा और आखिरी एक्सेप्शन, फिफ्थ एक्सेप्शन, सुन लो अच्छे से। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कोई आपको चोर वोर नहीं बोल रहा है, ये कॉमन सेंस पे चलता है। मान लो आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया ऑन 15th ऑफ दिसंबर 2023। अब आप खुद सोचो, अगर आपका बिजनेस 15 दिसंबर 2023 तक डिसकंटिन्यू ही हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्या आपको अगले साल तक रुकने की जरूरत है टू कंप्यूट टैक्स? बताइए बताइए ना। देखो अगले साल तक रुकने का कारण क्या था कि भाई 31 मार्च तक इनकम कमा रहा हूं तो रुकूंगा। अब मुझे 31 मार्च जब तक खत्म नहीं होगा, मुझे पता नहीं चलेगा मैंने कितनी इनकम कमाई, तो मैं रुक रहा हूं। अब जब आपका बिजनेस ही 31 मार्च तक चला नहीं, 15 दिसंबर को खत्म हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कंपनी डिसॉल्व हो गई है, फर्म डिसॉल्व हो गई है, कंपनी लिक्विडेट हो चुकी है, धंधा बंद हो चुका है, तो मुझे बताओ उस केस में
क्या अगले साल तक रुकने का कोई सेंस बनता है? अभी कंप्यूट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बताओ। गवर्नमेंट तो चाहेगी ना तुम जल्द से जल्द टैक्स दो। गवर्नमेंट को अगर बोलोगे आप टैक्स आज चाहिए कि कल चाहिए, गवर्नमेंट क्या बोलेगी? आज बोलेगी कि कल बोलेगी? हाँ, कब बोलेगी? आज बोलेगी ना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्यों वेट करेगी भाई कल तक? जहां हो सकता है दे दो ना भाई, जहां नहीं हो सकता है अगले साल देना। तो ये 5 एक्सेप्शन है जिसमें आपको टैक्स करंट ईयर में ही कंप्यूट करना है और करंट ईयर में ही देना भी है। चेक कर लो। आई होप एवरी वन इज 100% क्लियर। क्लियर के साथ साथ एवरी वन इज 100% बाय हार्ट। बाय हार्ट, जल्दी बोलो। बाय हार्ट हो गया सबको? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट। अब मैं आता हूं अपने इनकम टैक्स के दिल की तरफ। इनकम टैक्स का दिल क्या है बताइए? क्या है इनकम टैक्स का दिल? यस सोनू कुमार, स्टैंप ड्यूटी बेचने पे नहीं लगती, खरीदने पे लगती है। चार्जिंग सेक्शन है। तो मैं अपने दिल के पास आ जाता हूं फिर से। ये मेरा दिल है, ठीक है। ये दिल बोलता है कि टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ प्रीवियस ईयर। तो अब मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर समझ आ गया सबको? ये दिल का पोस्टमार्टम करना है आज हमें, हम लोग वही कर रहे हैं, पोस्टमार्टम। असेसमेंट ईयर समझ आ गया सबको? अब टोटल इनकम किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? पर्सन की होनी चाहिए। ऐसा लॉजिकल एनालिसिस करते हैं हम अपने सब्जेक्ट का पूरा, तोड़ तोड़ के। तो अब हम बात करेंगे भाई पर्सन कौन होता है। क्या बात करेंगे? पर्सन किसे कहते हैं सर? तो सरकार ने पर्सन का डेफिनेशन दिया है सेक्शन 231 के अंदर, ठीक है। तो सब लोग लिख लो डेफिनेशन ऑफ पर्सन सेक्शन 231, नोटबुक में लिखो सब लोग। ये कुछ बेसिक चीजें आप सबको अच्छे से आनी चाहिए इससे पहले कि हम लोग कोई टॉपिक उठाए बेटा, ठीक है। लिखो सब लोग। अब पर्सन में कौन कौन आ सकता है सुनो, अब कुछ लिखना मत, पहले मुझे लिख लेने दो। आप लोग बोलो चलो, कौन कौन हो सकता है पर्सन? कौन कौन से पर्सन पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी? कंपनी हो सकता है, पहले आप लोग बोल दो फिर मैं लिखता हूं। कंपनी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, और एचयूएफ हो सकता है, और एलएलपी हो सकता है। परफेक्ट बेटा, 1% कंपनी भी कंपनी में आ जाता है, ठीक है। तो पर्सन के डेफिनेट कुछ लिखना मत आप लोग, क्योंकि आप लोग को पता नहीं अभी कितने पॉइंट्स में लिखने वाला हूं, रुक जाओ। पर्सन इंक्लूड्स सबसे पहले इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल कोई टैक्स कमाए सॉरी इनकम कमाएगा, सॉरी, तो टैक्स भरेगा, ठीक है। उसके बाद एचयूएफ। एचयूएफ भी अगर कोई इनकम कमाएगा तो टैक्स भरेगा, ठीक है। तीसरा फर्म, पार्टनरशिप फर्म कुछ इनकम कमाएगा, टैक्स भरेगा। साथ साथ में एलएलपी भी। एलएलपी का मतलब पता है आपको बेटा? फुल फॉर्म, एलएलपी का फुल फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब पता है आपको फर्म और एलएलपी में क्या फर्क है? नहीं तो मैं बता रहा हूं, पता है आप लोगों को? चलो पता है तो बढ़िया है, ठीक है। यस बेटा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चौथा पॉइंट, कंपनी। कंपनी भी आ गई। पांचवा पॉइंट एओपी बीओआई, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। छठा पॉइंट लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या आएगा? आपकी लोकल अथॉरिटी। अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली में कौन है आपकी लोकल अथॉरिटी बताओ? एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई में आपकी बीएमसी है, सुना होगा आपने। ऐसे आपकी केएमसी होगी, कानपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हर जगह की लोकल अथॉरिटी को बोला जाता है हर जगह की लोकल अथॉरिटी, यहां पर वो भी पर्सन है, ठीक है। तो इनसे भी टैक्स लेंगे, हाँ, छोड़ेंगे नहीं किसी को।
और अब गवर्नमेंट थक गई, अब गवर्नमेंट थक गई, थक गई मतलब अब कितनों का नाम लेंगे यार, नाम ले लेके थक जाएंगे ना एक दिन तो अब गवर्नमेंट बोलती है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। तो यहां पर कौन आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ, इधर देखो, बीसीसीआई कहां आएगी बताता हूं मैं आपको, ठीक है, उस पर मैं आता हूं। यहां पर कौन आ जाएगा बताओ, बच गया कौन, और कौन से लोग दिमाग में आ रहे हैं आपके, जो लोग आ रहे हैं सब इधर आ जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, करेक्ट, ट्रस्ट, करेक्ट, एनजीओस, आपकी कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटियां, राइट राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पूरे डेफिनेशन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 7 कैटेगरी में। ये जो 6 पॉइंट है बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, 6 स्पेसिफिक पीपल। और ये जो 7वां है वो कौन है, ये एकदम जनरल कैटेगरी वाला पीपल है, इसमें सब आ जाएंगे। इज एवरीवन क्लियर? बोलो ना बेटा, ये सब पर्सन है, इनमें से जो भी टैक्स कमाएगा, जो भी इनकम कमाएगा, उनको क्या करना है, टैक्स भरना है, ठीक है। ये लिख लो आप एक बार, फिर मैं इनमें से कुछ चीजों पे मुझे चर्चा करनी है। जैसे मुझे चर्चा करनी है भाई एचयूएफ होता क्या है, सर हमको आता है एचयूएफ, सर पूछता हूं ना आज कितना आता है देखते हैं, ठीक है। फिर मुझे बात करना है इनमें से कि वो बीसीसीआई जो है ना, ये क्रिकेट बोर्ड है हमारा, ठीक है, वो कहां आता है, ठीक है। फिर लोकल अथॉरिटी पे तो मैंने बोल दिया, फॉर्म एलएलपी पे मैं हर किसी पे थोड़ा थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर लो आप लोग। 5 नंबर क्या है सर, 5 नंबर है एओपी बीओआई। टेंपल, टेंपल आ जाएगा आखिरी में, 7th पॉइंट पे आप लोग सवाल पूछो। अच्छा माइक चालू नहीं है क्या? चालू है मेरे हिसाब से, माइक शुरू है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो आप लोग पूछो, कोई सवाल पूछो, जब मैं लिखता हूं तब तक पूछो, मैं तब तक सारे सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने रिप्लाई किया, थैंक यू बेटा। एओपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, टेक्स्ट बुक में भी उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है बेटा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। आई एम रियली सॉरी बेटा, आज के लिए मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ना अजीब ही आज, अचानक हो गई मेरी, अभी लेक्चर के जस्ट पहले हुआ है, उससे पहले एकदम ठीक था। मैं सुबह में एक लेक्चर लेकर पूरा 3 घंटे बैठा हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप यहां आ जाएगा इंडिविजुअल में बेटा, सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल होता है, हमेशा याद रखना। आईसीआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में, परफेक्ट, ठीक है। ये लिखकर हो गया सबका? तो मुझे बताओ, और मैं भी एडवांस में ही बोल रहा हूं, जैसे हमारे 4 चैप्टर हो जाएंगे, कितने, 4, 1 2 3 4 लाइन से ही जाने वाले हम लोग, तो आपका टेस्ट होगा। मैं एडवांस में बोल रहा हूं ताकि आप अभी से ही पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। 4 चैप्टर के बाद मैं पहला टेस्ट लेने वाला हूं आपका, ठीक है बेटा। अपना टारगेट है इनकम टैक्स में 45 प्लस, बस इनकम टैक्स से ही आपको टैक्स सेशन में पास हो जाना है। जीएसटी में जो भी आ रहा है सब बोनस, ये हमारा टारगेट है, बस उस हिसाब से हमको पढ़ना है। डे 1 से बेटा आज से ही पढ़ना है। हाँ राजकुमार सर और मेरा मिलाकर आपको 80 प्लस आना ही चाहिए टैक्सेशन में, 80 प्लस आना ही चाहिए आपका, दोनों मिलाकर। दोनों का टेस्ट होगा, उसमें एमसीक्यू भी डालूंगा मैं, और मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डालूंगा, ठीक है। अभी मैं करवाऊंगा ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको, 4 चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे तो अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, 25-30। उस सब मैं बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर कहां मिलेगा, कितने मार्क्स का होगा, सब बताऊंगा बेटा, ठीक है। आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो फिलहाल। हाँ ये कर लिया सबने, लिख लिया ना? हाँ सुनो, अभी कुछ चीजों पे बात करना है मुझे। सोल प्रोप्राइटर कहां आएगा, सोल प्रोप्राइटर यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर बोलता है तो समझ लेना वो इंडिविजुअल है। एचयूएफ, सब पे थोड़ा थोड़ा बात करना है मुझे। सर एचयूएफ क्या होता है सर, क्या होता है एचयूएफ? बहुत सुना है ना आपने एचयूएफ, 11th स्टैंडर्ड से हम एचयूएफ पढ़ते आ रहे,
सर 11वीं से एचयूएफ सुने आ रहे हम लोग, कहीं ना कहीं थियरी में आ रहा है सर। फुल फॉर्म बताओगे अभी आप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बताइए। फाउंडेशन में भी बड़ा करता हेड होता है, सही बात है, करता हेड होता है एचयूएफ का। सॉरी। मैं काम करता हूं, ये डिस्कशन करके आज छोड़ देता हूं यार, ठीक है बेटा, ठीक है, चल जाएगा आज। ऐसे नहीं हो सकता है काम, ये डिस्कशन कर लेता हूं, कम से कम ये पर्सन का डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जितना हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा मुझे भी और आपको भी। लेकिन ये एचयूएफ वाला मैं डिस्कशन कर लूंगा आज, ठीक है। एचयूएफ क्या होता है, चलो आप पढ़ रहे हो, आगे भी पढ़ोगे तो अपने को मतलब तो पता होना चाहिए। कैसे बनता है एचयूएफ, बताओ, हाउ एचयूएफ इज फॉर्म्ड। जैसे कंपनी कैसे बनती है, रजिस्ट्रेशन करवाने से। पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनता है, रजिस्ट्रेशन करवाने से। एचयूएफ कैसे बनता है, देखो कुछ नहीं होता है, पहले सुनना चाहता हूं मैं आप लोगों से, एचयूएफ कैसे बनता है। मैं आपको बताता हूं। एचयूएफ डीड से बनता है, बिल्कुल नहीं, गलत फहमी है। देखो, एक आदमी है, एक औरत है, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। हिंदू मीन्स व्हाट, जो सनातन धर्म को फॉलो करता है। कौन से धर्म को, सनातन। जब दो लोग शादी करते हैं और उसके बाद एक बेबी पैदा होता है, तब बनाया जाता है एचयूएफ। बस एचयूएफ बनाने का कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। शादी करो, बच्चा पैदा करो, एचयूएफ बन गया। कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है एचयूएफ की। आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होगा ना आप हिंदू हो, बताइए, लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। हाँ, अब कोई बोल रहा है कितना आसान है सर इतना आसान भी नहीं है शादी करना, करो ना शादी, पता चलेगा तुमको, तुम शादी करो, पता चलेगा। कल भी ना, कल, कल है ना, कल कोई बोलता है इतना आसान है सर, शादी करो, बच्चा पैदा करो, एचयूएफ बन गया। कल है ना, मेरी बीवी का बर्थडे है, कल है। सुनो, थोड़ा स्लो बोल रहा हूं क्योंकि मैं घर से लेक्चर दे रहा हूं आज, तो मेरी बीवी सुन लेगी तो दिमाग खराब करेगी मेरा, ठीक है। थोड़ा स्लो बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना। हाँ, बोलो ना। कल है ना इसका बर्थडे है, कल इसका बर्थडे, और देखो आज मेरे को क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो कल क्या होने वाला है मेरे साथ, आप सोचो। मेरी पीड़ा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग। हाँ, अभी मैं बोलूंगा भाई मैं कहीं नहीं आ सकता हूं आपके साथ, मैं बहुत बीमार हूं, क्योंकि मुझे मंडे को भी अगली क्लास लेनी है, ठीक है। तो क्या हो सकता है मेरे साथ कल, कल के दिन, कल का दिन कितना डरावना हो सकता है मेरे लिए, आपको पता चल रहा है कुछ। थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है। हाँ, और बीच में से ये आर्यन शुक्ला बोलता है कि इतना आसान है, बस दो लोग ने शादी किए, एक बच्चा पैदा हो गया, एचयूएफ बन गया। इतना आसान भी नहीं है भाई, बड़ा मुश्किल काम है शादी करने का, करना, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है। तो बस एचयूएफ बनाने का यही प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या हर कोई एचयूएफ बना सकता है, नहीं बना सकता है, सिर्फ हिंदू ही बना सकता है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है ना क्या है। अरे ये हिंदू क्यों बना सकता है सर, बाकी लोग क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक जमाने से एक प्रथा चली आ रही है। ये एचयूएफ कोई अभी नहीं बनाया जा रहा है, ये सनातन धर्म 5,000 साल पुराना धर्म है। वो उस जमाने से ये प्रथा चली जा रही है कि एक फैमिली होती है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ये। हर रिलीजन का अपना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है, एक दूसरे में दखल नहीं देना चाहिए हमें। तो ये पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है बेटा। तो क्या क्रिश्चियन बना सकते हैं एचयूएफ, बताइए, नहीं बना सकते। क्या मुस्लिम बना सकते हैं एचयूएफ, नहीं बना सकते। नहीं, हमारे लिए कुछ अलग कानून है, अलग बेनिफिट्स है, सबके अपने अपने अलग बेनिफिट्स है। अच्छा, क्या सिख बना सकते हैं एचयूएफ, सिख,
क्या सिख हिंदू है? पहले ये बताइए, क्या सिख हिंदू है क्या? पहले ये बताइए। देखो सिख हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने एचयूएफ बनाने का पावर दिया है। यस, मैं बहुत खुश हुआ कि आप लोगों को ये पता है। क्या जैन्स जो थे, जैन्स, जैन कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, आप में से बहुत सारे जैन होंगे, क्या जैन हिंदू है? बताइए, क्या जैन्स हिंदू है? नहीं, उनका हिंदू धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म नहीं फॉलो करते, उनका अलग धर्म है। ठीक है, जैनिज्म एक सेपरेट रिलीजन है, लेकिन वो भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, उनको भी अलाउड है एचयूएफ बनाना। तो एचयूएफ बनाने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, उस पर मैं बात करूंगा आगे जाकर। टैक्स बेनिफिट है उसमें कुछ, ठीक है, एचयूएफ बनाने का बस कुछ टैक्स बेनिफिट है, देयर इज नो अदर रीजन दैट एक बंदा एचयूएफ बनाता है। ठीक है, इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट्स है एचयूएफ बनाने पर। तो वो क्या बेनिफिट्स है, अभी हमको टैक्स आता कहां इतना, जब आएगा तब मैं जरूर बोलूंगा। ठीक है, अब कुछ कोई लोग बोल रहे हैं आईसीआई कहां आता है, आईसीआई यहां आता है, यहां आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। अब एक सबसे शॉकिंग चीज बताता हूं आप सब लोगों को और आज का डिस्कशन खत्म कर देता हूं। ठीक है, एचयूएफ का अलग पैन होता है। यस, एचयूएफ को सेपरेटली परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ता है, जैसे एक इंडिविजुअल को परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ता है ना बेटा, परमानेंट अकाउंट नंबर के प्रोविजंस आपको सीए इंटर में पढ़ना है। परमानेंट अकाउंट नंबर सबको लेना है, इनको भी 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 लेना है। बस फर्क क्या होता है पता है, इनके परमानेंट अकाउंट नंबर के ऊपर होता है आपका फोटो, आपका क्या होगा, फोटो होगा, इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल का फोटो होता है। ठीक है, और एचयूएफ से लेकर बाकी सब लोगों के ऊपर फोटो नहीं होगा, एचयूएफ का थोड़ी फोटो होता है। ठीक है, एचयूएफ फैमिली का कोई फैमिली फोटो डालो सर ना, क्या दिक्कत है सर? इनकम टैक्स वाले फैमिली फोटो क्यों नहीं डाल देते? अरे जरूरत नहीं है वो सब करने की। ठीक है, तो आप बोलोगे फैमिली में लोग बढ़ते रहते परिवार में, ठीक है, एक बच्चा है, दो बच्चे हो गए, तीन हो गए, तो क्या फोटो चेंज करते बैठेंगे हमेशा? तो वो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो सर, एक आखिरी चीज बोल के खत्म कर देता हूं, क्योंकि किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, अच्छा डाउट था, सबको पता होना चाहिए। सर बीसीसीआई कहां आती है? बीसीसीआई पता है आप लोगों को? बीसीसीआई कौन है? बीसीसीआई शायद कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। बीसीसीआई कौन है बताओ? अपना क्रिकेट का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। सही बात है, वो बीसीसीआई है, राइट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब बीसीसीआई कहां आती है बताओ आप लोग, चलो। बीसीसीआई 7th में आएगी। ठीक है, टैक्स भरती है बीसीसीआई, बताइए क्या लगता है आपको? बीसीसीआई ने अभी बड़े रिसेंटली 50,000 करोड़ में अपने आईपीएल के राइट्स बेचे हैं, 50,000 करोड़ में। क्या लगता है आपको बीसीसीआई टैक्स भरती है? हाँ, हाँ, चलो आप खुद ही देख लो। फिर से पूछ रहा हूं, क्या बीसीसीआई टैक्स भरती है? बताइए, एक आखिरी मौका मिल रहा है आप लोगों को बोलने का। आप लोगों ने बोला है वैसे तो, और मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि हाँ भरती है, भरती है, भरती है, एका दुक्का लोगों ने बोला नहीं भरी। हाँ, पढ़ो, 1 रुपए का टैक्स नहीं भरती है बीसीसीआई, देखो। दिख रहा है? अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं भरती है, बता दूं? अबे सब पॉलिटिक्स है रे, सब क्या है, पॉलिटिक्स। सरकार बोलती है कि वो बीसीसीआई तो एक प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स के लिए है ना, किसके लिए है, किसके लिए है? प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स के लिए है। वो तो देश का स्पोर्ट्स इंप्रूव कर रही है ना। अबे स्पोर्ट्स इंप्रूव कर रही है क्या क्रिकेट इंप्रूव कर रही है? बताइए, पहले ये क्लियर कीजिए, बताइए। सिर्फ क्रिकेट का ध्यान देखती है और कुछ नहीं देखती है वो। ठीक है,
तो उस लॉजिक पे गवर्नमेंट ने बीसीसीआई की सारी इनकम माफ कर दी, एग्जाम कर दी, 100% एग्जाम। अभी से नहीं एग्जाम है, पहले से एग्जाम है। ऐसा नहीं सोचना कि अभी एग्जाम हुआ है, पहले से एग्जाम है, पूरी माफ है। तो सच पे से पर्दा हट गया कि नहीं आज? बताइए, जोर का लगा झटका कि धीरे से लगा? बताइए, हजारों करोड़ रुपए की इनकम कमाने वाला इंस्टीट्यूशन टैक्स नहीं देता है देश में, ठीक है? और 5 लाख कमाने वाला गरीब क्या देगा? सर 5 लाख कमाने वाला गरीब कैसे हुआ? अरे साल में 5 लाख कमाने वाला तो अमीर भी तो नहीं हुआ ना? अमीर हुआ क्या? साल में 10 लाख भी कमाते हो अगर, तो अमीर थोड़ी हुआ। बीसीसीआई के ऊपर पूरी तरीके से टैक्स की माफी है, ठीक है? ठीक है, सिर्फ बीसीसीआई को माफ है, सारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? सारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, उसमें जो भी बीसीसीआई जैसे है उनको सबको माफ है ऑब्वियसली। जैसे अगर रेसलिंग फेडरेशन है तो उनकी भी इनकम माफ होगी, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उनकी भी इनकम माफ होगी, फिल्म बोर्ड वाले हैं उनकी इनकम माफ नहीं, उनको टैक्स भरना है, ठीक है? मैं बोलूंगा आगे बेटा, ये जस्ट एक किसी ने डाउट पूछा इसलिए मैंने बता दिया। अभी ऐसे तो कोई आप पूछते ही रहोगे, यहाँ पे 300-400 लोग लेक्चर देख रहे, सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर का जरा फटाक से रिकैप करेंगे। ये हम लोग प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे लेक्चर को रिकैप करने का, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेक्चर खत्म करने के पहले रिकैप करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग रिकैप में? सबसे पहले हम लोग ने आज क्या शुरू किया? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? टोटल इनकम कमाना पड़ेगा। कौन कमाएगा? जल्दी बोलो, अब आपका समय आ चुका है बोलने का, मेरा समय खत्म हो चुका है बोलने का। कौन कमाएगा? इनकम पर्सन कमाएगा। कब कमाएगा? कमाएगा कब? कमाएगा कब? टेक्निकल भाषा में बोलना, कमाएगा कब? प्रीवियस ईयर में कमाएगा। प्रीवियस ईयर में सिप्रा 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 सिप्रा, प्रीवियस ईयर में। यस शंकर, यस एकता, यस 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 सिप्रा। अब बराबर बोला आपने। और उसको असेस कब करेगा? असेस मतलब कंप्यूट कब करेगा? एवाई में करेगा, ठीक है? तो अब हमारे एग्जाम के लिए फाइनेंस बिल कौन सा एप्लीकेबल है? फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? 2023 का। अब 2023 फाइनेंस बिल कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है? कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है। अब 23-24 में आप क्या करोगे? जल्दी बताइए। 23-24 में आपको क्या करना है? आपको क्या करना है 23-24 में? इनकम कमाना है। जिस साल में इनकम कमाओगे उसको हम आज के बाद क्या बोलने वाले हैं? टेक्निकल भाषा में कौन सा साल? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। और फिर 24-25 में आप क्या करोगे बेटा? 24-25 में आप क्या करोगे? इनकम कंप्यूट करोगे और टैक्स कंप्यूट करोगे। इनकम निकालोगे, टैक्स निकालोगे और टैक्स भरोगे। तो उस साल को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा साल? क्या करने वाला साल? असेसमेंट करने वाला साल है वो हमारा असेसमेंट करने वाला साल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? प्लीज टेल मी। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि भाई कुछ नालायक है जिनके लिए हम अगले साल तक रुक नहीं सकते। कितने नालायक ऐसे जिनके लिए हम अगले साल तक रुक नहीं सकते? 5। नालायक नंबर 1 बताइए, स्टेप बाय स्टेप। नालायक नंबर 1, पर्सन लिविंग इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, विजय माल्या। नालायक नंबर 2, नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस, वो सिंगापुरी इंडिया आ रहा है, इंडिया आके पैसा कमा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? पहले टैक्स दो फिर निकलो, नहीं तो जाने नहीं देंगे, हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, ठीक है? सिंगापुरी हो गया। तीसरा नालायक कौन है? सोनू, मोनू और गोलू। सोनू, मोनू, गोलू क्या करने आ रहे? एक एओपी बना रहे हैं टेम्पररी पर्पस के लिए, ठीक है? तो सोनू, मोनू और गोलू को बोला जाएगा टैक्स भरो और फिर जाओ, जिधर जाना है जाओ, अलग अलग रास्ते। चौथा नालायक कौन है? अगर कोई बंदे के पास बहुत भयंकर प्रॉपर्टी है और वो बेच बाच के अंडरग्राउंड करने वाला है पैसा, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है? उसके रिश्तेदार ने इंफॉर्मेशन दे दिया है। पता है ज्यादातर इंफॉर्मेशन रिश्तेदार ही देते हैं गवर्नमेंट को। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट बोलती है हमको रिश्तेदारों से मिलती है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिश्तेदारों से मिलती है और एम्प्लॉइज से मिलती है। किससे? किससे ही? अपने तो अपने होते हैं। ये गाना काम नहीं करता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है? ये गाना इनकम टैक्स में काम, बोलिए, नहीं करता है।
बस वो सनी देओल की पिक्चर में काम करता है, ठीक है। हाँ, और पांचवा केस क्या था बताइए जल्दी से। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, बिजनेस बंद हो गया, तब बंद हो गया तो पता चल गया ना कितना टैक्स है, भरो फिर, अगले साल तक क्यों रुकना आपको, ठीक है। और आखिर में आखिरी चीज क्या है, हमने पर्सन का डेफिनेशन देखा, ठीक है। पर्सन में कौन कौन आता है, पर्सन में सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर एचयूएफ, फिर फर्म, फिर एलएलपी, कंपनी, और कौन है कंपनी के बाद, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी लाइक एमसीडी आपका, कानपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है, और आखिर में आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। इज एवरी 100% क्लियर टिल ईयर? अभी तक हमने जो भी पढ़ा, क्या किसी को घर पे जाके पढ़ने की जरूरत है, बताइए बताइए। बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल, आप बस लेक्चर में ध्यान दो बस। मैं क्लास में रटवा दूंगा, ये मेरा वादा है। क्लास में टेस्ट भी करवा दूंगा, लिखवा भी दूंगा, प्रैक्टिस भी सफिशिएंट करवाऊंगा, और टेस्ट लेके आपका नॉलेज भी टेस्ट कर लूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप कितना लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है।